आज की क्लास में क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको भाषा विज्ञान में आपके सिलेबस में क्या-क्या है, वो चीज़ आपको पहले जानना ज़रूरी है। पहले तो आप सबसे पहले भाषा क्या है, इस चीज़ को समझना होगा। उसके बाद भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है, यानी कि कोई चीज़ अगर दुनिया में आया है, तो उसकी उत्पत्ति हुई है, तो उसके कोई न कोई सिद्धांत निश्चित रूप से है। तो भाषा की भी उत्पत्ति के सिद्धांत है, जैसे दैवीय सिद्धांत, संकेत सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुरणन सिद्धांत इत्यादि। तो ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। अब उसके बाद आता है आपका तीसरा पार्ट, यानी कि भाषा के वर्ग क्या है, यानी भाषा किस पे केंद्रित है, भाषा कैसे बनती है। तो उन्हीं 4 सोपान, जैसे कि मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि पहला ध्वनि, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य और चौथा अर्थ। तो पहला हो गया ध्वनि विज्ञान, यानी कि ध्वनि विज्ञान में क्या पढ़ोगे कि ध्वनि की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि कैसे परिवर्तित होती है, ध्वनि को किस रूप में परिवर्तन मतलब किस परिस्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है, पहले ध्वनि कैसी थी हमारे संस्कृत भाषा में, अब उन ध्वनियों में क्या परिवर्तन आया, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। उसके बाद उस ध्वनि परिवर्तन के कुछ नियम है, क्योंकि बहुत नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 प्रकार के नियम हैं। एक है ग्रीन का नियम, एक ग्रासमैन का नियम और एक वर्नर का नियम। आपको तीनों नियम अच्छे से तैयार करने होंगे। तो चिपड़ी में भी पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। उसके बाद आपका फोर्थ पार्ट आता है, वो है रूप विज्ञान या शब्द विज्ञान या पद विज्ञान। तो इसमें भी आप कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे पद बनेगा, पद को कैसे परिवर्तित करते हैं, इसका थोड़ा सा सामान्य परिचय ही आता है, ज्यादा विस्तृत नहीं आता। तीसरा आता है वाक्य विज्ञान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य यानी कि वाक्य कैसे बनता है, वाक्य के जो तत्व हैं, जैसा भी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी किया, आप लोगों ने रिप्लाई भी किया, बहुत अच्छी बात है कि वाक्य, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, यानी वाक्य में इन तीनों तत्वों का होना बहुत जरूरत है। जब हम कोई वाक्य कहते हैं, उसके भी शुरुआत एक शब्द कहेंगे, उसके बाद अगले शब्द के लिए अगर हमें आकांक्षा उत्पन्न हो रही है, यानी कि ये अभिलाषा या इच्छा हो रही है कि आगे कोई कुछ कहने वाला है, तो इसी को हम आकांक्षा कहते हैं। और आसक्ति यानी कि उससे संलग्नता विद्यमान हो, यानी कि उससे जुड़ा हुआ हो, तो वो आसक्ति कही जाएगी। योग्यता से तात्पर्य है कि उस वाक्य को आप कह रही हो तो उसमें यह योग्यता हो कि उसका कोई अपना अर्थ निकलता हो, वो अपनी बात समझाने की योग्यता रखता हो, तो दैट इज वाक्य विज्ञान। और उसके बाद जो आपके इसी में चौथा पार्ट है भाषा का, वो है अर्थ, यानी कि अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान को ही बहुत, जैसे ध्वनि वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वैसे ही अर्थ विज्ञान को भी बनते हैं। मतलब अर्थ विज्ञान में आता है कि अर्थ विस्तार कैसे हुआ, यानी कि आज किसी वर्ड का ये मीनिंग है, रूढ़ी होकर उसका क्या मीनिंग परिवर्तित हो गया, उसका विस्तार हुआ कि अर्थ का संकोच हुआ कि अर्थ का आदेश हुआ, यानी आज हम उस शब्द का अर्थ ये मान रहे हैं, कुछ सालों बाद उस अर्थ का पहले कुछ और अर्थ था। तो इस टाइप का अर्थादेश, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, ये सब आपको पढ़ना होगा। उसके साथ ही जो छठवां यूनिट है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है भाषा का वर्गीकरण। भाषा का वर्गीकरण में आप ये जानोगे कि भाषा को किन रूपों में डिवाइड किया गया है, यानी कि दो दो उसके बिंदु बनाए गए हैं, एक है आकृति मूलक और दूसरा है पारिवारिक मूलक। आकृति मूलक यानी कि जो भाषा है उसके स्ट्रक्चर के आधार पे, कि प्रत्यय लग रहा है या प्रत्यय पहले लग रहा है या बाद में लग रहा है, किस प्रकार से भाषा है, तो उस आधार पर हम डिवाइड करते पूरे विश्व को, यानी चाइनीज भाषा किसमें आएगी और फ्रेंच किसमें आएगी, ग्रीक किसमें आएगी, संस्कृत किसमें आएगी, हिंदी किसमें आएगी, अवेस्ता किसमें आएगी। तो ये सब जो है उसके स्ट्रक्चर के आधार पे, इसमें प्रत्यय प्रधान है, कोई पर प्रत्यय प्रधान है, किसी में जो है प्रत्यय लगता ही नहीं है, बिना प्रत्यय के तैयार होता है, किसी में शब्दों का अर्थ कभी पहले लास्ट के वर्ड का अर्थ, मतलब इस रूप में जब हम विवेचित करें तो वो आकृति मूलक वर्गीकरण कहलाएगा। और दूसरा जो होता है पारिवारिक वर्गीकरण, उसका एकदम स्पष्ट है। पारिवारिक एक शब्द पे आप मत जाओ, कोई परिवार, उन्होंने पूरे जो इस वर्ड को कंटिनेंट में डिवाइड कर दिया, मतलब कंटिनेंट में डिवाइड तो है ही, उन कंटिनेंट के आधार पर, यानी कि महाद्वीप के आधार पर उन भाषाओं को भी विभाजित कर दिया गया, जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई परिवार और यूरोप परिवार, इस तरह के, और जो हमारा भारतीय परिवार है उसी में पूरा एशिया का पार्ट और
हिंदी, संस्कृत, अवस्था, द्रविड़ सब आ गया। तो इस तरह से जब वर्गीकरण किया जाएगा, उसको अच्छे से हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वो पाठ आपका होगा भाषा का वर्गीकरण। और भाषा का वर्गीकरण में मैक्सिमम जो प्रश्न पूछा जाता है वो एकदम आपको समझ लीजिए तैयार ही करना है भारोपी परिवार की विशेषता। आप कभी कोई कंपटीशन एग्जाम दीजिए, कहीं भी शामिल होइए, कुछ भी देखिए, तो आपको भारोपी परिवार की विशेषता आनी चाहिए। इसका रीजन क्या है कि भारोपी परिवार में ही संस्कृत आता है। तो हमारा संस्कृत, हम लोग संस्कृत से पढ़ रहे हैं, हमारा साहित्य है संस्कृत का, तो इसलिए इस रूप में इसका बहुत महत्व है। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले इस कोर्स के बारे में बताया कि जब आप कोई भी पुस्तक पढ़ने जाते हैं तो हमारा पहला लक्ष्य ये होता है कि उस पुस्तक का वर्ण विषय क्या है, यानी कि उस पुस्तक में अगर कुछ बताया जा रहा एक्सक्यूज मी, उस पुस्तक में कुछ अगर बताया जा रहा है तो उसका विषय क्या है, मतलब क्या प्रतिपाद्य विषय, किन चीजों को व्याख्यायित किया गया है। तो चूंकि भाषा विज्ञान वर्ड से ही क्लियर है कि भाषा के बारे में ही हम एक सैद्धांतिक, व्यवहारिक और स्पष्ट रूप से व्यवस्थित अध्ययन करेंगे, तो यही भाषा विज्ञान है। तो अब भाषा के कई पक्ष हो सकते हैं, जैसे उत्पत्ति उसका हो सकता है, भाषा का वर्गीकरण हो सकता है, भाषा का विकास हो सकता है, भाषा का परिवर्तन हो सकता है। तो इन रूपों में पूरे पुस्तक में इन्हीं सब बिंदुओं पे चर्चा की गई और आपके सिलेबस में यही सब है। अब जो आपका दूसरा पुस्तक के संदर्भ में जिज्ञासा, जब हम किसी भी पुस्तक का विश्लेषण कहते हैं कि एट अ ग्लांस करें, उसको विश्लेषित कीजिए या इसका पुस्तक का सार बताइए, तो हमें उस पुस्तक का सबसे पहले प्रतिपाद्य विषय बताना चाहिए। दूसरा लक्ष्य, उद्देश्य क्या है, इस पुस्तक की रचना राइटर ने की है, लेखक ने की है, तो निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। इसका उद्देश्य यही है कि भाषा को सभी बिंदुओं, आप सभी तक पहुंचाना और उसके सभी पक्षों का सैद्धांतिक रूप से विवेचन करना। ये मेरा मेरा शब्द है, आप उसको अपने शब्दों में भी व्यक्त कर सकती हैं। क्योंकि एमए क्लास, बीए क्लास में एक तरह से लेक्चर होता है, तो आपको भी शब्दों का गहन ज्ञान होना चाहिए, भिन्न भिन्न शब्दों का अच्छे तरीके से प्रयोग करना आना चाहिए, तभी आप अच्छा लिख सकेंगे, तभी आप अच्छा एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो भाषा को जो ये पुस्तक है, चाहे आप कर्ण सिंह की ले लीजिए, चाहे भोलानाथ तिवारी जी की ले लीजिए, आपको जो भी उचित लगे वो आप ले लीजिए, पुस्तक ले लीजिए, जिससे आपको ये फायदा होगा कि उसके जो टर्म्स है वो आप देखेंगे, आपको नोट्स वगैरह तो प्रोवाइड कराए जाएंगे, पर वो पुस्तक रहेगा तो आपको एक फिक्स रहेगा कि हाँ हमारे पास इतना कंटेंट है, मुझे इतना देखना है। और कितनी भी पीडीएफ में मैं भेजूंगी, जब तक हाथ में पुस्तक नहीं होती वो उतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं होता। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि पूरा भाषा विज्ञान का वर्ण विषय क्या है, मतलब कुल टोटल आपको कितना पढ़ना है। तो एक तरह से सरसरा सोच लीजिए तो 5 से 6 टिप्पणी परक अर्थ होंगे, मतलब टिप्पणी परक क्वेश्चन होंगे, यानी कि टिप्पणी वाले 5-5 नंबर के या 7 नंबर के। उसके बाद लगभग 6 से 7 टोटल प्रश्न होंगे। इतने में ही पूरी पुस्तक समाहित है। अगर आप इसको प्रॉपरली लिख के नोट्स बनाकर तैयार करती है तो बहुत अच्छा आप उत्तर दे सकती हैं। अब आपका जो है आज का जो टॉपिक है, इसके पहले कल मैंने आपको बताया था कि भाषा विज्ञान क्या है। आज मैं आपको बताऊंगी कि भाषा की उत्पत्ति के क्या सिद्धांत हैं। पहली बात कि भाषा, जैसा कि सभी बच्चे जानते होंगे, भाष धातु से बना हुआ है और भाष का जो अर्थ होता है वो होता है बोलना या कहना। तो यानी कि अगर हम कोई चीज बोल रहे हैं या कह रहे हैं तो हम अपने उन कहे हुए बातों को या अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं और दूसरा अपने विचारों को हम तक पहुंचा रहा है और हम उसकी बात समझ रहे हैं, वो हमारी बात समझ रहे हैं। यही भाषा है। तो उस भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये दुनिया कैसे बनी, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब संबंध में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसी क्रम में विद्वानों को भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई इसकी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो बहुत सारे व्यवस्थित रूप से सिद्धांत दिए गए, जैसे कि देवी सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, संकेत सिद्धांत, अनुरणन सिद्धांत, ध्वन्यात्मक सिद्धांत, ऐसे करके बहुत सारी सिद्धांत है। और वो सिद्धांत आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यानी कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित। उदाहरण के लिए मैं बताऊंगी कि दैवी सिद्धांत। अब दैवी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, किसने बताया कि इस जो भाषा है उसकी उत्पत्ति देवों से हुई, यानी कि दिव्य आत्मा से हुई है, ब्रह्म से हुई है, ईश्वर से हुई। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ ईश्वर ही बना रहे हैं तो इस भाषा को भी, कि अगर मनुष्य को पैदा किए, मनुष्य धरती पे गया, इस अर्थ को बनाए हैं, तो उन्होंने एक व्यवस्थित भाषा भी खोजी कि इस भाषा के माध्यम से आप अपने बातों को व्यक्त कर सकेंगे। तो कहा जाता है संस्कृत साहित्य में कि
भगवान शिव के डमरू से माहेश्वर सूत्र निकले, इसलिए इसका नाम माहेश्वर सूत्र भी है, यानी कि शिव का सूत्र। तो उस सूत्र निकले, उसी को व्यवस्थित करके प्रत्याहार बनाया गया, प्रत्याहार से डेवलप करके वो भाषा संस्कृत भाषा तैयार। यही कारण है कि जो संस्कृत भाषा है अति प्राचीनतम भाषा कही जाती है। अब आपसे अगर कोई विशेषता पूछता है कि संस्कृत भाषा की क्या विशेषता है, तो सब बच्चे बताएंगे ये अति प्राचीन है। पर क्यों प्राचीन है? क्योंकि जब भाषा का उतना उद्भव विकास नहीं हुआ, भाषा को लोग जानते नहीं थे, तब ऐसी स्थिति में प्राचीन मनीषियों विद्वानों द्वारा इस संस्कृत भाषा का अच्छे से प्रयोग किया जाता था, व्यवहारिक उसका अध्ययन होता था, संस्कृत में लोग बात करते थे, संस्कृत में लिखते थे, संस्कृत में पढ़ते थे। और संस्कृत की जो उत्पत्ति है वो पूरा देवताओं की, मतलब उनके वर्ण से निकली है, महाश्वर के डमरू से निकली है, इसलिए संस्कृत अत्यंत प्राचीनतम भाषा है। तो ये रही कि भाषा के दैवी सिद्धांत, यानी कि दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत। कुछ अलग केवल अपने भारत में ही नहीं, अन्य जैसे कि हिब्रू देवता और सिंधु घाटी और भी कई ऐसे, जैनिस, अर्धमागधी, पाली, वो सब मानते हैं कि हमारी भाषा पहले आई। कि अर्धमागधी यानी कि जैनिस मानते हैं कि ये भाषा का उद्भव हुआ और इसी से सारी भाषा विघटित हुए निकली। हिब्रू देवता यानी कि हिब्रू देवता के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति हुई और उन्हीं के द्वारा ही इस वर्णों का विकास हुआ। तो इस तरह की कई मान्यताएं हैं जिससे आप अपने व्यवहारिक रूप में और अच्छे से शब्दों के साथ लिख सकते हैं। अब उसके बाद आपका आता है दूसरा सिद्धांत, अनुरणन सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण क्या है कि किसी भी अनुकरण किया जाना, कोई चीज कोई बोल रहा है तो उसको रिपीट करना या उसको भी समझना। ठीक है। तो अनुकरण सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो रूसो हैं, और रूसो ने ये बताया कि कोई भी जैसे बच्चा ही है, उससे आप कहने थोड़ी जाते हो कि बैठ जाओ, वो अपनी जो बात करने, अपने विचार व्यक्त करने की भाषा वो परिवार में अपने आप सीख जाता है, कोई स्कूल की जरूरत नहीं पड़ती। स्कूल में तो सैद्धांतिक पक्ष को जानते हैं, उस चीज को अच्छे से समझते हैं, लेकिन बच्चा बात करना तो सीख ही जाता है। और हम अगर घर में टोटल हिंदी में बोल रहे हैं तो बच्चा हिंदी बोलता है, और हम अगर टोटल इंग्लिश में बोल रहे हैं तो वो इंग्लिश में बोलता है। तो वो बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण करके, यानी कि जो बड़े अब बोल रहे हैं जिस शब्दों का प्रयोग, इनका जो मुख्य उदाहरण है वो हम इस रूप में देख सकते हैं कि जो भी भाषा मान एकदम अच्छे भी घर की हो, एकदम संभ्रांत की हो, लेकिन अंजलि अपने आप को म्यूट करो, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। बेटा मैंने कर दिया म्यूट, बहुत आवाज आ रही थी, अंजलि कुमारी, अंजलि के यहाँ से। ओके। तो इस तरह से आप लिख सकती हैं कि भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई, कैसे उसका विकास हुआ। दैवी सिद्धांत हो गया, एक अनुकरण सिद्धांत हो गया, एक हो गया अनुरणन सिद्धांत, यानी किसी चीज की झंकार, चिड़िया का चहचहाना और समुद्र का कलरव, और इन सब चीजों का जो भी शब्द आ रहे हैं, आप फूकना, थूकना, जैसे हम फू बोलेंगे, फ वर्ड निकालेंगे, हम वास्तव में हमारे मुख से फूक ही निकलेगी। अगर हम बोलते हैं थू, थूकना, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ड्रॉप हमारे मुंह से निकलेगा ही। तो इस तरह से उन शब्दों के, उन शब्दों के गुंजन के आधार पर, यानी कि अनुरणन के आधार पर, रणन जो हो रहा है उससे भी शब्द का निर्माण हुआ और भाषा बनी। ठीक। तो ये चीज हो गया अनुकरण। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं, जैसे कि श्रम सिद्धांत। प्रोफेसर न्यारे ने इसको एक्सप्लेन किया कि श्रम सिद्धांत वो सिद्धांत है जिसमें जब कभी कोई काम किया जाता है और उसमें थकावट का अनुभव होता है तो अनायासी मुख से कुछ निकल जाता है। जैसे कि हम कोई बहुत भारी चीज उठाते हैं तो बोलते हैं हाँ, ओ, है, कुछ भी। या देखा होगा जो मछुआरे होते हैं वो एक साथ जब नाव को सब लाइन में उठा के लेके जाते हैं तो हो हो करते हैं, ज्यादातर पश्चिम बंगाल साइड भी ऐसा सुनने में आज भी आता है। तो इस अब कोई बोरी उठाता है तो ओह, इस तरह के शब्द, तो वो शब्द निकले, उनको डेवलप किया गया और इस तरह से भाषा की उत्पत्ति हुई। क्योंकि पहले तो क्या होता था, संकेत किया जाता था, जैसे कि एक ची, कू कू कू, इस टाइप के वर्ड इंसान भी निकालते थे और उसको कोडिंग की जाती थी कि अगर मैं 3 बार कू 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 बोल रहा हूँ तो दैट मीन कुछ खतरा है, अगर मैं एक बार बोल रहा हूँ तो मतलब सब कुछ सही है। पहले लोग शिकार जब आदि मानव करते थे
तो एक क्या करता था, पेड़ पे चढ़ता था और ऊंचाई पे जाके पूरी कंडीशन देखता था, बाकी सब अपने शिकार पे हमला करते थे। तो वो उस चीज को एक शब्द के माध्यम से, एक संकेत करता था, या कोई चीज दिखा रहा हो, स्टिक दिखा रहा हो या लीव्स दिखा रहा हो, सपोज लीव्स का डिफरेंट कलर दिखा रहा हो, तो मतलब उस तरह से भी भाषा का विकास। पर आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि भाषा का विकास कैसे हुआ, तो आप उस सिद्धांत के आधार पर लेंगे। पहले आप बताएंगे कि भाषा क्या है, फिर भाषा विज्ञान कैसे बना, उसके बाद भाषा के सिद्धांत, सभी सिद्धांतों का नाम लिखेंगे, उनके प्रवर्तक कौन है, यानी कि अगर इस सिद्धांत को किसी ने दिया है तो कौन इसको जो है एक्सप्लेन किया। जैसे कि श्रम सिद्धांत के न्यारे हैं, अनुकरण के रूसो हैं, और धातु सिद्धांत के प्लेटो हैं। धातु सिद्धांत यानी कि किसी धातु से किसी शब्द की उत्पत्ति होना, ये हालांकि ये बहुत सैद्धांतिक भी है, बहुत सही भी है। तो उसके प्लेटो हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, 2-2 नंबर के, और एक्सप्लेन करने को भी कहा जाता है। तो आज